ध्यान रखना, जो ये रिकॉर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, जरूर एक क्वेश्चन आता है। देखो, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का मतलब होता है वो रिकॉर्ड जिसमें बच्चे के शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों पक्षों का तो रिकॉर्ड रखा जाएगा, पर इसमें जो रिकॉर्ड होता है वो क्रमागत होता है। रिकॉर्ड क्या होता है, क्रमागत रूप में रखा जाता है ताकि उसकी प्रोग्रेस को मेजर कर सके, व्यक्तिगत विशेषताओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें है ना बच्चों का रिकॉर्ड को, बच्चों का जो रिकॉर्ड होता है वो रिटर्न में होता है, लिखित होता है। ठीक है, जैसे कि पहले भाई बच्चा ने इसमें पार्टिसिपेट किया डांस में, फिर उसने सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया, फिर बच्चे का रिजल्ट भी अच्छा आया, मार्क्स भी उसने अच्छे गेन किए, तो ऐसे हर पक्ष का जब रिकॉर्ड रखा जाता है रिटर्न में, ठीक है, तो उससे हम बच्चों की प्रगति का पता लगा सकते हैं। और ये सीक्वेंस में होता है, सबसे बड़ा पॉइंट इसमें क्या है, सीक्वेंस में है ये। ठीक है, यानी कि जो बच्चा लगातार करता जा रहा है उसके रिकॉर्ड को रखा जाता है, जिससे टीचर बच्चे को आसानी से समझ सकता है, ठीक है, कि बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है या बच्चा पीछे जा रहा है। ठीक है, क्रमागत क्या होता है, क्रमागत का मतलब होता है सीक्वेंशियल, सीक्वेंस में रखना, सीक्वेंस में हर पक्ष का अभिलेख। इसमें देखो क्या है, इसमें सिर्फ क्या होता है, इसमें अभिलेख को लिखा जाता है, लिखा जाता है कि पहले इसमें पार्टिसिपेट, उसमें पार्टिसिपेट, उसमें पार्टिसिपेट, इसमें सिर्फ इतना ही है। और दोनों पक्षों का रिकॉर्ड होता है, शैक्षिक और सहशैक्षिक। शैक्षिक पक्ष वो पक्ष होता है जिसमें जो बच्चे के बैग से रिलेटेड होता है, यानी कि पढ़ने लिखने वाली चीजें शैक्षिक होती हैं। इसके अलावा जो भी चीजें हैं, खेल कूद, गाना, नाचना, जो भी चीजें हैं वो सहशैक्षिक पक्ष में आती हैं, को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। पोर्टफोलियो, ये भी बहुत इंपोर्टेंट, आज के ट्रेंड में कौन सा है, ये बहुत इंपोर्टेंट है। आज का जो ट्रेंड है वो पोर्टफोलियो का है। इसमें है, इस अभिलेख में बच्चे के सभी पक्ष का मतलब आ जाता है शैक्षिक और सहशैक्षिक, यानी कि स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक दोनों पक्षों का रिकॉर्ड को साक्ष्य मींस एविडेंस के साथ रखा जाता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ चाइल्ड एक्टिविटी फोल्डर बनाया जाता है। देखो अब मैं समझा देती हूँ क्या होता है। हर बच्चे का एक पोर्टफोलियो होता है। एक बच्चा है 5th क्लास में, उसका एक पोर्टफोलियो बनाया, फोल्डर बना दिया, उसमें बच्चे के परफॉर्मेंस की फोटोकॉपी रखी जाती है। पहले भाई मेहंदी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, उसकी फोटोकॉपी रख दी। फिर बच्चे ने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था, उसके सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी रख दी। ठीक है, यानी कि इसमें सर्टिफिकेट्स की, जो उसने सर्टिफिकेट या फोटो, सर्टिफिकेट या फोटोज रखे जाते हैं एविडेंस के रूप में, एविडेंस के रूप में, ताकि हमें पता चल सके हाँ भाई बच्चे ने वाकई में ये चीजें की जाती है। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक तो क्यूमुलेटिव होता है, क्यूमुलेटिव में जो रिकॉर्ड होगा वो रिटर्न में होता है, सीक्वेंस में होता है। इसमें भी जो रिकॉर्ड होगा, बच्चे का रिकॉर्ड शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों होगा, पर क्या होगा, इसमें एविडेंस रखे जाते हैं। ये न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये न्यू टूल है रिकॉर्ड रखने का। इससे हम बच्चे को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं क्योंकि इसमें एविडेंस भी साथ में होता है। ठीक है, ओके, चलो भाई इन दोनों में डिफरेंस क्लियर है, क्यूमुलेटिव एंड पोर्टफोलियो। काफी बार यहां से क्वेश्चन आता है। इसमें रिटर्न नहीं होगा भाई, इसमें प्रूफ होगा, फोटोकॉपीज होती हैं या फोटोज रखे जाते हैं उसकी परफॉर्मेंस के। ठीक है, इससे पहले वाले में फोटोकॉपीज नहीं रखे जाते, और इसमें एक फोल्डर बनाया जाता है बच्चे की परफॉर्मेंस का। ठीक है, हाँ ये आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगा। चलो एक बार और बता देती हूँ, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में बच्चे के दोनों पक्षों का और क्रमागत रिकॉर्ड रखा जाता है रिटर्न में। इसमें बच्चे के दोनों पक्षों का रिकॉर्ड रखा जाता है एविडेंस के रूप में। बच्चे का एक फोल्डर बन जाता है, उसमें हर एविडेंस को उसमें रखा जाता है। ठीक है, तो ये इन दोनों में, इसमें एविडेंस रखा जाता है, उसमें एविडेंस नहीं रखा जाता, बस ये डिफरेंस है। तो ये ज्यादा बेटर है बच्चे को समझने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। साक्ष्य, देखो ये साक्ष्य एविडेंस फोटोकॉपीज या फोटोग्राफ के रूप में होते हैं। शैक्षिक पक्ष के भी होते हैं कि फोटोकॉपी, मॉडल की फोटो, सुलेख हो गया, सुलेख की फोटोकॉपी रख दी, मॉडल की फोटो रख दी, प्रस्ताव की फोटो रख दी। सहशैक्षिक का मतलब खेल का सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी रख दी, नाटक में भाग लिया उसकी फोटो रख दी। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, वृत्तांत अभिलेख, यानी कि इस अभिलेख के व्यवहार से संबंधित विशिष्ट घटनाओं का लेखा रखा जाता है। इसमें घटनाएं कौन सी होती हैं, विशिष्ट।
बिहेवियर, कोई बच्चे ने स्पेसिफिक चीज की है, विशिष्ट व्यवहार जो बच्चे ने किया है, उसका रिकॉर्ड किसमें रखा जाता है? एनेक्डोटल में। ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा व्यवहार भी हो सकता है। ये पहले से डिसाइडेड नहीं होता, यानी कि इसमें से पहले से डिसाइड नहीं होता कि हाँ भाई ये चीज हमें बच्चों की मेजर करनी है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक बिहेवियर का रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे कि मेरे सामने कोई बच्चा आया, उसने मेरे सामने क्या किया भाई, उसने मेरे सामने एक बहुत अच्छा व्यवहार किया, मुझे उसका व्यवहार बहुत पसंद आया, ठीक है। उसने मेरे सामने बहुत अच्छा व्यवहार किया और मुझे उसका व्यवहार बहुत पसंद आया। जो उसका ये स्पेसिफिक बिहेवियर था, मैंने उसको रिकॉर्ड में लिखा, ठीक है। ये पहले से प्री डिसाइडेड नहीं था कि मुझे उसकी क्वालिटी को मेजर करना है, पर ऐसा कोइंसिडेंटली हुआ, ऐसा कोई व्यवहार जो मैंने लिख दिया, ठीक है। स्पेसिफिक बिहेवियर से रिलेट, हाँ वो बिहेवियर अच्छा वाला भी हो सकता है, बुरा वाला भी हो सकता है, गुड और बैड बिहेवियर कोई भी हो सकता है। एक बच्चे ने किसी को पीट दिया, वो उसका बैड बिहेवियर हो गया, तो वो भी रखा जाएगा, उसका एनेक्डोटल रखा जाता है, ठीक है। देखो भाई हमने 3 रिकॉर्ड पढ़े हैं। क्यूमुलेटिव, जिसमें बच्चे के शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों पक्षों का रिटर्न में क्रमागत रिकॉर्ड रखा जाता है। दूसरा पोर्टफोलियो, जिसमें बच्चे का फोल्डर में फोटोकॉपीज रखी जाती है शैक्षिक और सहशैक्षिक की। तीसरा है कौन सा, एनेक्डोटल, जिसमें बच्चे के विशिष्ट व्यवहार का लेखा रखा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई। पोर्ट, देखो चेकलिस्ट होते हैं बच्चे के गुणों या रुचियों को हाँ या नहीं में दिखाना, बिहेवियर को, जैसे इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स है तो यस, क्लीनलीनेस कैसी है बच्चे में, नो, तो इस पे टिक लगा दिया। पंक्चुअल है, यस, ओबीडियंस है, यस, हाँ या नहीं। जब हम बच्चे की परफॉर्मेंस को यस या नो में शो करते हैं तो क्या हो गया, वो चेकलिस्ट, ठीक है। चेकलिस्ट ये सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है ये सबसे ज्यादा वस्तुनिष्ठ, क्योंकि या तो बच्चा वो है या नहीं है, या तो बच्चा का इंटरेस्ट है या नहीं है, या तो बच्चा क्लीनलीनेस है या नहीं है, पंक्चुअल या तो है या नहीं है, पूरा क्लियर बताया जाएगा इसमें। अभी क्वेश्चंस भी पूछूंगे आप लोगों से। अब नेक्स्ट रेटिंग स्केल, इसमें बच्चों को ना रेट दिया जाता है, रेटिंग स्केल, बच्चों को रेट दिया जाता है उनके बिहेवियर के ऊपर। अगर बच्चा ईमानदार है तो किस हद तक ईमानदार है, अगर बच्चा पंक्चुअल है तो किस हद तक पंक्चुअल है, उस क्वालिटी को बताना है रेट में, ठीक है। चलो भाई, जैसे कि पंक्चुअलिटी, ठीक है, कोई बच्चा पंक्चुअलिटी में कैसा है, गुड, हार्ड वर्किंग, वेरी गुड, डिसिप्लिन, आउटस्टैंडिंग, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, बच्चा ऑनेस्ट कैसा है, गुड। मतलब कि बच्चा अगर ईमानदार है तो किस हद तक है, उसका रेट बताना है, गुड, वेरी गुड, एवरेज, पुअर, बिलो एवरेज, ये सब जो होते हैं ये क्या होता है भाई, रेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट समाज नीति, इसको दिया था किसने, इसके जनक है जेएन मोरेनो एंड जेनिंग्स। इसके द्वारा अध्यापक की बालकों की बालकों की लोकप्रियता गुणों का पता उन्हीं के सहपाठियों द्वारा लगाता है। देखो भाई ये होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज नीति एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा बच्चे के बारे में पता, बच्चे से नहीं, बच्चे के सहपाठियों से या आसपास के लोगों के द्वारा उसके बारे में पता लगाया जाता है। जैसे जब हम रिश्ता देखते हैं, जब हम कभी रिश्ता देखते हैं तो भाई आसपास के लोगों से भी पूछते हैं ना भाई ये परिवार कैसा है, अपने रिश्तेदारों से भी उस परिवार के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि उनके बारे में पता उनसे नहीं लगा रहे, आसपास से पता लगा रहे हैं। उस वाली टेक्निक को बोला जाता है सोशियोमेट्री टेक्निक, ठीक है। जब हम बच्चे की परफॉर्मेंस का पता बच्चे से नहीं उसके सहपाठियों से लगाते हैं, उसको बोला जाता है सोशियोमेट्री टेक्निक। इसमें बच्चों को 3 रेट दिए जाते हैं, सोशियोमेट्री में बच्चों को रेट दिए जाते हैं 3, स्टार, क्लिक, आइसोलेटेड। हिंदी में भी यही होगा, स्टार, क्लिक और आइसोलेटेड। स्टार का मतलब है जिसको सब पसंद करते हैं, जिसको सब पसंद करते हैं, जिसको सब पसंद करते हैं क्लास में उसको मिलेगा स्टार। हु लाइक्ड बाय ऑल, हु लाइक्ड बाय ऑल, जिसको सब पसंद करेंगे उसको मिलेगा स्टार, जिसको कुछ
कुछ लोग पसंद करेंगे, लाइक्ड बाय स्मॉल ग्रुप, जो जिसको कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोगों के द्वारा पसंद होते हैं कुछ लोग, उसको बोला जाता है, उसको दिया जाएगा क्लिक, कुछ लोग द्वारा पसंद। आइसोलेटेड, जिसको कोई पसंद नहीं करता क्लास में, जिसको कोई भी पसंद नहीं करता, हु इज डिसलाइक्ड बाय ऑल। ये ऐसी टेक्निक है जिसमें बच्चे के बारे में पता, बच्चे से ही नहीं उसके सहपाठियों से करे कि भाई ये बच्चा कैसा है, उसके क्लासमेट्स बता देंगे भाई बच्चा ऐसा है। उस टेक्निक को बोला जाता है सोशियोमेट्री टेक्निक। ठीक है, जब हम बच्चे की क्वालिटीज का पता बच्चे से ना कराकर उसके आसपास के लोगों से करते हैं, उस टेक्निक को क्या बोला जाता है? सोशियोमेट्रिक। ठीक है, जिसको सब पसंद करते हैं उसको दिया जाएगा स्टार, जिसको कुछ लोग पसंद करेंगे क्लिक, और जिसको कोई पसंद नहीं करेगा उसको आइसोलेटेड दिया जाता है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, इतना समझ में आया? चलो, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। अब ऑब्जर्वेशन शेड्यूल यानी कि अवलोकन। देखो, ऑब्जर्वेशन में टीचर क्या करता है? सिर्फ ऑब्जर्व करता है। टीचर डेली बच्चों को देखता है और ऑब्जर्व करता है। ठीक है, ऑब्जर्व करके जब उनके बारे में टीचर उनके ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में भर देता, हाँ भाई बच्चा ऐसा चल रहा है, तो उसको बोला जाता है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। बच्चे को ऑब्जर्व करके उसके बारे में ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में लिख देता है। ठीक है, जैसे कि अध्यापक बच्चों के व्यवहार को ऑब्जर्व करता है, फिर ऑब्जर्व करके ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में लिखता है। ऑब्जर्व करके उसके ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में लिखना। अब इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार, यानी कि जब साक्षात्कार होता है, टीचर पूछेगा क्वेश्चन, बच्चे देंगे आंसर। ठीक है, ये जब टीचर पूछेगा क्वेश्चन और बच्चे देंगे आंसर, उनको इंटरव्यू के बाद उनके मार्क्स को इंटरव्यू शेड्यूल में लिख देता है, उसको बोला जाता है इंटरव्यू शेड्यूल। ठीक है, देखो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं इसमें, कितने टाइप के रिकॉर्ड पढ़ लिया हमने? 8। ज्यादातर क्वेश्चन आएगा क्यूमुलेटिव, पोर्टफोलियो, इन दो से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, क्यूमुलेटिव एंड पोर्टफोलियो से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अगर एविडेंस लिखा है तो पोर्टफोलियो आंसर होगा, एविडेंस नहीं लिखा है तो क्या आएगा? क्यूमुलेटिव। अगर क्वेश्चन आया दोनों में से ज्यादा बेटर कौन सा है, ज्यादा बेटर कौन सा है, तो आएगा पोर्टफोलियो। ठीक है भाई, वीडियो ब्लर हो रही है? अब बताओ, किसी को कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? अब एक क्वेश्चन पूछती हूँ, एक टीचर बच्चे की परफॉर्मेंस का पता उसके क्लासमेट से कर रहा है, तो वो कौन सी टेक्निक है? बताओ। एक टीचर बच्चे की परफॉर्मेंस या लोकप्रियता का पता उसकी क्लासमेट से कर रहा है, तो वो कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है? वेरी गुड, सभी का ठीक है, सोशियोमेट्री। एक टीचर बच्चे के सभी पक्षों की जानकारी इकट्ठी करके एविडेंस को फोल्डर में रख रहा है। दूसरा क्वेश्चन सुनना, एक टीचर बच्चे के सभी पक्षों की जानकारी को इकट्ठा करके एक फोल्डर में रख रहा है ताकि वो बच्चे की परफॉर्मेंस को अच्छे से समझ सके, तो वो क्या कर रहा है? कौन सा रिकॉर्ड हो गया? पोर्टफोलियो। एक टीचर ने बच्चे की डांस की फोटो लेकर उसके रिकॉर्ड में लगा दी, तो वो क्या था? एक टीचर ने बच्चे के डांस के परफॉर्मेंस की फोटो उसके रिकॉर्ड में लगा दी, तो वो क्या था? पोर्टफोलियो या क्यूमुलेटिव? दैट इज पोर्टफोलियो। ठीक है, अब एक और पूछ लेती हूँ, एक टीचर बच्चे के हर पक्ष की जानकारी एकत्रित करके, हर पक्ष की जानकारी को एकत्रित करके उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना चाह रहा है, तो वो किस टेस्ट के अभिलेख के द्वारा ये कर सकता है? एक टीचर बच्चे के हर पक्ष की जानकारी को एकत्रित करके उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पता लगाना चाह रहा है, तो वो किस अभिलेख के द्वारा ये कर सकता है?
दैट इज क्यूमुलेटिव। ठीक है, और एक क्वेश्चन सुन लो। एक टीचर बच्चे के विशेष व्यवहार के बारे में पता लगाना चाहता है। एक टीचर बच्चे के विशेष व्यवहार के स्पेसिफिक बिहेवियर के बारे में पता लगाना चाहता है, तो उसको किस अभिलेख से देखना चाहिए? एक टीचर बच्चे के विशिष्ट व्यवहार का पता लगाना चाहता है, तो वो किस अभिलेख के द्वारा ऐसा कर सकता है? दैट इज एनेक्डोटल। ठीक है, चलो चलो भाई, आओ नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या आएगा नेक्स्ट? टाइप्स ऑफ टेस्ट। टाइप्स ऑफ टेस्ट, टाइप्स ऑफ टेस्ट यानी कि परीक्षण के प्रकार। एनेक्डोटल को हिंदी में बोला जाता है वृत्तांत अभिलेख। ठीक है, इसमें लिखा हुआ था। और कोई क्वेश्चन है पूछ लो, फिर हम ये न्यू एसी का टॉपिक है टाइप्स ऑफ टेस्ट। टेस्ट का मतलब है परीक्षण। कैसे कैसे हम बच्चों को मेजर कर सकते हैं, किस टेस्ट से हम बच्चे की कौन सी क्वालिटी को मेजर करते हैं, इसमें हम ये पढ़ेंगे। पूछो साक्षी, आपका क्या डाउट है भाई? देखो संजय, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। साक्षी अपना डाउट पूछो भाई, क्या डाउट है फटाफट, फिर मैं आगे। सोशियोमेट्रिक के बारे में, सोशियोमेट्रिक होती है जिसमें बच्चे के बारे में पता उसके सहपाठियों से करते हैं। मुझे मेरे सामने पोर्टफोलियो को हिंदी में पोर्टफोलियो ही कहते हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। टाइप्स ऑफ टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा इनसे। एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि अभिरुचि परीक्षण। इस परीक्षण से यह जाना जाता है कि बच्चे की किस क्षेत्र में रुचि है। बच्चे की किस क्षेत्र में रुचि है इसका पता किस टेस्ट के द्वारा लगाया जाएगा? एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, यानी कि अभिरुचि परीक्षण। एप्टीट्यूड नहीं है, सॉरी भाई, एटीट्यूड है, इसको थोड़ा ठीक कर लो। एटीट्यूड, एटीट्यूड। देखो जब हम किसी चीज को सीखते हैं तो हमारा एटीट्यूड या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। अगर हमारा एटीट्यूड सीखने के लिए पॉजिटिव रहा तो हम चीज को जल्दी सीखेंगे। अगर हमारा एटीट्यूड किसी चीज के लिए नेगेटिव रहा तो हम बहुत मुश्किल से उस चीज को सीखते हैं। ठीक है, तो सीखते समय अपना एटीट्यूड हमेशा कैसा रखो? पॉजिटिव। ठीक है, ओके, सही है भाई, सबको क्लियर दिख रहा है? क्वेश्चन मैं सारे करवाऊंगी पर आफ्टर क्लियरिंग ऑल द टॉपिक्स। ओके, चलो, एटीट्यूड होता है हमारा या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड से कोई चीज सीखते हैं तो हम जल्दी सीखते हैं, आसानी से सीखते हैं। अगर नेगेटिव हुआ तो हम ज्यादा मुश्किल से सीखेंगे और देर से सीखते हैं, हमें ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। जब हम किसी चीज, बच्चे के इंटरेस्ट का पता, इससे हम किसका पता लगाते हैं? इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, कि बच्चे की किस क्षेत्र में रुचि है। बच्चे की खेलने में रुचि है, बच्चे की पढ़ाई में रुचि है, या बच्चे की गाने में रुचि है। रुचि का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? एटीट्यूड टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। निदानात्मक परीक्षण, इस परीक्षण द्वारा अध्यापक बच्चों की अधिगम में कठिनाइयों, अयोग्यता का पता करके उसके कारणों का पता लगाता है। इसका उद्देश्य बालकों का उपचारात्मक शिक्षण देकर उनकी अधिगम कठिनाइयों को दूर करना। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब कि निदानात्मक परीक्षण के द्वारा बच्चों की जो कमियां हैं या उनकी डिफिकल्टीज आ रही है पढ़ने में, किसी भी चीज में डिफिकल्टी का, लर्निंग गैप्स का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? डिफिकल्टी, कठिनाई, किस क्षेत्र में बच्चे को कठिनाई आ रही है, या लर्निंग गैप, बच्चे को सीखने में दिक्कत आ रही है, वो कौन से परीक्षण के द्वारा लगाया जाता है? निदानात्मक।
कि बच्चे को ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ये हम किसके द्वारा पता लगाएंगे? निदानात्मक। बच्चे को भाई क्या कठिनाई आ रही है, निदान करेंगे। और निदान का उद्देश्य क्या होता है? उपचार करना। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ये थोड़ी ना पता करने जाते हैं हाँ भाई हमारे बुखार है, बुखार के बाद उपचार भी हम करवाते हैं, ठीक है? तो पहले निदान होता है, फिर होता है उपचार। बच्चे की कठिनाइयों का, कमजोरियों का पता करके, उसके कारणों का पता करके उसका उपचार किया जाता है, ठीक है? पहले बच्चे की कमी का पता लगाना कि ये कमी है, फिर उसके कारणों का पता लगाकर उस कमी को दूर करना क्या कहलाएगा? निदान, ठीक है? जैसे टीचर ने बच्चे से क्वेश्चन पूछा, बच्चा उसका आंसर नहीं दे पाया, तो टीचर को पता चला ये टॉपिक बच्चे को समझ नहीं आया, फिर कारण पता किया किस वजह से समझ में नहीं आया, फिर उसको समझाया, का मतलब क्या किया? उसका निदानात्मक परीक्षण, ठीक है? नेक्स्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि प्रवीणता कौश टेस्ट। इससे मेजर किया जाता है स्किल, कौशल। कौशल का पता किस परीक्षण के द्वारा लगाया जाता है? प्रोफिशिएंसी। एक क्वेश्चन आया था कि बच्चा का किस क्षेत्र में कौशल है, उसका पता हम किस वाले टेस्ट के द्वारा लगाएंगे? प्रोफिशिएंसी। इस परीक्षण से बच्चों की किस विशेष क्षेत्र में कौशल है का पता लगाया जाता है। स्किल कैन बी डेवलप्ड बाय प्रैक्टिस। हम कौशल को कैसे, कौशल का विकास कैसे करते हैं? प्रशिक्षण द्वारा। प्रशिक्षण या प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज को बार बार, तो उसमें बच्चे की क्या डेवलप हो जाती है? स्किल। स्किल का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं? उसको करके दिखाओ। जैसे एक बच्चा कहता है मैम मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेल सकता हूँ, तो मैं ऐसे इस बात को मान थोड़ी ना लूंगी कि हाँ भाई क्रिकेट अच्छा खेलता है, पहले मुझे खेल के दिखाओ, तब मुझे पता चलेगा कि भाई ये क्रिकेट कैसा खेलता है। उसके कौशल का पता लगाया जाता है प्रैक्टिस से, ठीक है? स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है? प्रैक्टिस, ओके? इसके द्वारा क्या पता लगाया जाएगा? प्रोफिशिएंसी टेस्ट का, स्किल का, बच्चे की स्किल किस क्षेत्र में है, ठीक है? नेक्स्ट, अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट भाई स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, हम पढ़ चुके हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट यानी कि सम्मेटिव असेसमेंट, पूरी अचीवमेंट का पता लगाना कि बच्चे ने अभी तक क्या उपलब्ध किया है, उसको मापना, यानी कि उसकी उपलब्धि को मापना, ठीक है? नेक्स्ट, ऑलमोस्ट हो गए हैं। एप्टीट्यूड, अभिक्षमता, बच्चे की क्षमता, मतलब कि बच्चा किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, उसका पता हम किस टेस्ट के द्वारा लगाते हैं भाई? एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा, ठीक है? इतना क्लियर है भाई? हमने देखो कौन कौन से पढ़े हैं? एटीट्यूड। एटीट्यूड से हम बच्चे की रुचि का पता लगाते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि जिससे हम बच्चे की कमियों का पता लगाते हैं। तीसरा है प्रोफिशिएंसी, जिससे हम बच्चे की स्किल मेजर करते हैं। फिर आता है चौथा कौन सा था भाई? एप्टीट्यूड। चौथा था भाई आपका अचीवमेंट टेस्ट, जिससे हम बच्चे की अचीवमेंट, आज तक बच्चे ने कितना अचीव किया है, उसका पता हम अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा लगाते हैं। लास्ट बचा एप्टीट्यूड, जिससे हम बच्चे की फ्यूचर में बच्चा क्या अच्छा कर सकते हैं। जैसे फ्यूचर काउंसलिंग कराते हैं, फ्यूचर काउंसलिंग हम करते हैं, फ्यूचर काउंसलिंग जो हम करते हैं कि भाई मैं साइंस लूं, मैथ लूं या कॉमर्स लूं या आर्ट्स, उसका पता हम कौन से टेस्ट के द्वारा करेंगे? एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है? अब एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, आप लोग उसका आंसर देना। बच्चों की लाइक्स और डिसलाइक्स का पता कौन से परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है? बच्चे की लाइक्स और डिसलाइक्स का पता कौन से परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है? फटाफट इनका आंसर दो, फटाफट। बच्चों की लाइक्स और डिसलाइक्स का पता किस टेस्ट के द्वारा हम कर सकते हैं? सभी ने एकदम सही आंसर दिया है, एटीट्यूड टेस्ट। एटीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, यानी कि लाइक्स और डिसलाइक्स का पता हम किस तरीके से लगाते हैं भाई? एटीट्यूड के द्वारा, ठीक है? अब एक क्वेश्चन और पूछती हूँ। बच्चा इस क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पा रहा है, बच्चा इस क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पा रहा है, इसका पता हम किस टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं? बताओ। बच्चा इस क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पा रहा है, इसका पता हम किस टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं? डायग्नोस्टिक, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
परीक्षण का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट? हम डायग्नोज क्यों करते हैं? ताकि उसका उपचार कर सकें। रेमीडियल टीचिंग से पहले क्या होगा भाई? डायग्नोज, डायग्नोज के बाद रेमीडियल, ठीक है। बच्चे के कौशल का पता किस परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है? बच्चे के कौशल का पता किस परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है? फटाफट बताओ। प्रोफिशिएंसी, ठीक है। तो आज हम दो चीजें पढ़ चुके हैं, क्या क्या है भाई? दो चीजें हमने कौन कौन सी पढ़ी हैं? टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स एंड टाइप्स ऑफ टेस्ट, ये दो चीजें हम पढ़ चुके हैं। एक छोटा सा टॉपिक और करा देती हूँ, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान। इसका कंसेप्ट दिया था स्टेफन एन कोरे ने 1926 में। 1926 में एक्शन रिसर्च, इसका स्कोप कितना है? इट्स स्कोप इज नैरो, बहुत सीमित है इसका क्षेत्र। लिमिटेड टू स्कूल, स्कूल संबंधित प्रोग्राम, स्कूल से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम आई उसके उपचार के लिए क्या किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है। स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम आई उसके तुरंत समाधान के लिए क्या किया जाएगा? एक्शन रिसर्च। स्कूल की किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या किया जाएगा? एक्शन रिसर्च, ठीक है। इसका क्षेत्र बहुत छोटा है, सिर्फ और सिर्फ स्कूल तक ही सीमित है, ठीक है। जैसे कि कोई प्रॉब्लम आ गई भाई स्कूल में, इस क्लास का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, स्कूल में डिसिप्लिन प्रॉब्लम है, चीटिंग है, बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका पहले तो कारणों का पता लगाएंगे, फिर उसका उपचार करते हैं। उसके लिए स्कूल की प्रॉब्लम के लिए क्या है? एक्शन रिसर्च। ये क्वेश्चन अभी आया था भाई रीट एग्जाम में। स्कूल संबंधित प्रोग्राम, स्कूल संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है। अब और देख लो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, एक इससे भी कई बार आ जाता है। चलो ठीक है भाई, ये टॉपिक हो गया था। तो अब मैं आप लोगों को वो टॉपिक्स बता देती हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आते ही आते हैं, क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब ये देख लो एक बारी, क्वेश्चन पूछ लिया एजुकेशनल क्वेश्चन, यानी कि EQ का फॉर्मूला क्या है? EP अपॉन में CA, यानी कि शैक्षिक आयु, एजुकेशनल एज। ये सिर्फ याद करने की चीजें हैं, एजुकेशनल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु, ये फॉर्मूला है इसका। अचीवमेंट क्वेश्चन का फॉर्मूला है EP अपॉन में MA, एजुकेशनल एज अपॉन में मेंटल एज। ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है। जैसे हमने IQ पढ़ा था, IQ क्या था? मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज। ऐसे ही हमारा क्या होता है? एजुकेशनल क्वेश्चन, बस इसका फॉर्मूला आएगा। परीक्षा के प्रकार, परीक्षा हम दो प्रकार से ले सकते हैं। ओरल, ओरल का मतलब है जिसमें हम ओरल लेते हैं, मौखिक रूप से जब हम टेस्ट लेते हैं उसमें क्या होता है? उसको ओरल बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिटन एग्जाम, लिखित परीक्षा, जब हम परीक्षा को लिख कर लेते हैं वो हो जाती है रिटन। एक समय पर बहुत सारे बच्चों की ली जा सकती है, इसमें टाइम भी कम लगता है, समय भी कम लगता है, ठीक है। रिटन एग्जाम में दो प्रकार से लिया जा सकता है। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? ऐसे टाइप क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऐसे टाइप का मतलब होता है उत्तर अपनी भाषा में अपने ढंग से पर्सनल व्यू जोड़कर भी दिया जाता है, ठीक है। ऐसे टाइप जिसका आंसर बहुत बड़ा होता है, अपनी भाषा में लिख सकते हैं हम, अपने शब्दों में लिख सकते हैं, जिसमें हम अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जोड़ सकते हैं, वो क्या हो जाता है? ऐसे टाइप। ऑब्जेक्टिव का है मतलब जिसमें एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, एक क्वेश्चन का एक ही आंसर, एक ही आंसर जिसमें होता है वो उसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें टीचर पर्सनल बायस नहीं कर सकता, बच्चों के साथ पक्षपात नहीं कर सकता। यानी कि एक क्वेश्चन का किसी ने आंसर सबने जो दिया है
या तो वो सही होगा या गलत। टीचर ऐसा नहीं कर सकता इस सही आंसर के लिए किसी को तो मार्क्स दे और किसी को ना दे, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी होती है वो। चलो नेक्स्ट आते हैं, मेरिट्स ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि इनको बनाना बहुत इजी होता है। विचार व्यक्ति अभिव्यक्त, इसका मतलब है विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति करने में स्वतंत्रता, मतलब कि हम अपने व्यूज को एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने तरीके से कितने भी शब्दों में। व्यापकता, इसमें व्यापकता होती है, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में फ्रीडम मिलती है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, यानी कि जब बच्चा अपने शब्दों में लिखता है तो वो कंसेप्ट को ऑर्गेनाइज करना सीख जाता है, ठीक है, संगठित तरीके से उत्तर देना सीख जाता है। इंक्रीज इन ओरिजिनल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग, जब बच्चा चीजों को अपने शब्दों में लिखता है तो वो अपने थॉट्स लिखता है, अपने विचारों का अभिव्यक्त करेगा, तो ओरिजिनल थिंकिंग, और बच्चे की क्रिएटिविटी भी बढ़ती है आंसर देने में। इसे भाषा क्षमता का भी मूल्यांकन किया जा सकता है, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे जब ये सारे टॉपिक्स हो जाएंगे, ठीक है। देखो, टेस्ट दो तरीके से होते हैं, ओरल और रिटन। ओरल में एक समय पर एक का लिया जाता है, समय टाइम और खर्चा ज्यादा लग जाता है, और रिटर्न में एक समय पर बहुत ज्यादा लोगों का लिया जा सकता है, उसमें समय टाइम और खर्च की बचत हो जाती है। ये दो टाइप से होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में जिसमें हमें स्वतंत्रता होती है अपने व्यूज को लिखने में, बड़े आंसर जिसमें होते हैं, और इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है, इसमें बायसनेस नहीं होती, पक्षपात नहीं हो पाता बच्चों के साथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसकी डीमेरिट्स क्या है। एक तो ये अवैज्ञानिक है, इसमें टीचर पक्षपात कर सकता है। पक्षपात, एक बच्चे ने 4 पेज का आंसर लिखा, दूसरे बच्चे ने 4 पेज का आंसर लिखा, एक बच्चे को तो टीचर ने 10 में से 8 दिए और एक बच्चे को 10 में से 5, तो इसको बोला जाएगा पार्शियलिटी, ठीक है। चाहे वो सेम सही आंसर हो तब भी टीचर अलग अलग क्या दे रहा है मार्क्स, तो उसको बोला जाता है पक्षपात हो रहा है बच्चों के साथ, ठीक है। मूड ऑफ द टीचर, इसमें मूड होता है टीचर का, अगर टीचर गुस्से में है तो कितना भी अच्छा आंसर लिख दो कम नंबर देगा, अगर अच्छा मूड है तो गलत के भी अच्छे दे सकता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर आंसर नहीं है, ठीक है। ये नॉन स्टैंडर्डाइज्ड होता है, मतलब कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट वो होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है और एक लेवल पर लिया जाता है, ये नॉन स्टैंडर्डाइज होता है। इसमें बड़े बड़े आंसर होते हैं, जिसमें पक्षपात हो गया वो क्या हो गया, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। इसमें आत्मनिष्ठता होती है, यानी कि टीचर अपने अनुसार नंबर देता है, टीचर क्या करता है अपने अनुसार, अपने मूड के अनुसार क्या देगा बच्चों को नंबर। एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर होते हैं, जैसे क्वेश्चन देख लो, दिल्ली में 5 दिन पानी न आए तो क्या होगा। अब बच्चे अपने अपने शब्दों में लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, अपने अनुसार आंसर दे सकते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। ये दो प्रकार के होते हैं, रिकॉग्निशन, जिसमें रिकॉग्नाइज किया जाता है, मूल विषय सामने होता है, आंसर सामने होता है, बस हमें छांटना है, जैसे कि एमसीक्यू, यस नो मैचिंग, आंसर सामने होगा और हमें बस छांट के आंसर देना है, उसको बोला जाता है रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट, रिकॉलिंग, जिसमें उत्तर सामने नहीं होता, हमें याद करके आंसर देना होता है, ठीक है। जैसे पूछ लिया कि भाई इंडिपेंडेंस डे कब आता है, आपको याद करना पड़ेगा फिर आंसर लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, कंप्लीशन टेस्ट हो गया, रिकॉलिंग, ठीक है। चलो भाई, आज के लिए इतना ही इनफ था, टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। टेस्ट दो तरीके से होता है भाई, आज अब मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन बता देती हूँ जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन उठा लेता है ज्यादातर, चाहे वो कोई भी टॉपिक रहा हो। अब देखो इसकी मेरिट्स और देख लो भाई, एक तो ये वैज्ञानिक हो गया क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन का क्या है, एक ही आंसर। ऑब्जेक्टिव टेस्ट को बनाने में डिफिकल्टी होती है, इससे बच्चा अनुमान लगाना सीख जाता है, गैस करना सीख जाता है, विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, केवल ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है, कोग्निटिव एस्पेक्ट, ज्ञान का ही मापन कर सकते और क्षेत्र का नहीं। अब हुआ कंप्लीट। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एक बारी आप लोगों को बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट क्या क्या आता है, कहाँ कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन उठा लेता है। एक तो देखो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन या असेसमेंट से क्वेश्चन जरूर आएगा। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन एक तो यहाँ से आता है, फॉर्मेटिव या सबमेटिव,
फॉर्मेटिव असेसमेंट या सबमेटिव असेसमेंट, या असेसमेंट फॉर लर्निंग या असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इन दोनों से क्वेश्चन आता है। चलो एक क्वेश्चन याद आ गया मुझे, आप उसका मुझे आंसर दो। एक एक कुक है ना, सब्जी बनाते वक्त वो टेस्ट कर रहा है अपनी सब्जी में नमक को, तो वो किस प्रकार का असेसमेंट कर रहा है? असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, या असेसमेंट एज लर्निंग, या असेसमेंट इन लर्निंग। खाना बनाते समय एक गृहिणी अपने सब्जी को टेस्ट कर रही है कि उसमें नमक सही मात्रा में है या नहीं, तो वो किस प्रकार का असेसमेंट कर रही है? फटाफट बताओ। इन, एज, ऑफ, फोर। बहुत बच्चों ने गलत दिया भाई, कुछ ने सही दिया है। आंसर होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब देखो भाई, असेसमेंट ऑफ लर्निंग जब आता, जब बनने के बाद टेस्ट करती। एक मतलब कोई खाना बनाने के बाद टेस्ट कर रही है तो वो क्या हो जाता? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। पर खाना बनाते समय वो टेस्ट करके चेक कर रही है, कोई कमी होगी तो उसको दूर भी किया जा सकता है, तो वो किस टाइप का असेसमेंट हो गया? असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ताकि वो कमी का पता लगा के निदान करके वो उपचार भी कर सकती है। ठीक है, नहीं भाई, इसका आंसर होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, असेसमेंट फॉर एज लर्निंग जब होगा जब वो अपना असेसमेंट अपने सहपाठियों से करवाए। असेसमेंट एज लर्निंग होगा जब मैं भाई अपनी मम्मी से अपना खाना टेस्ट करवाऊं, हाँ भाई कोई कमी तो नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा? असेसमेंट एज लर्निंग। जब मैं अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किसी और से करवाऊंगी तब असेसमेंट एज लर्निंग होगा। जब मैं अपनी परफॉर्मेंस को खुद इंप्रूव करने की कोशिश करूंगी, ठीक है, तो वो हो जाएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ। एक टीचर क्षेत्र भ्रमण पर जाता है, बच्चों को ले जाकर वो आकर क्वेश्चन पूछता है बच्चों से। ठीक है, वो किस प्रकार का असेसमेंट कर रहा है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, या इन लर्निंग। एक टीचर क्षेत्र भ्रमण के बाद आकर बच्चों से क्वेश्चन पूछता है कि उनको कितना समझ में आया, कितना नहीं, क्या उनका अनुभव रहा, तो वो किस प्रकार से असेसमेंट कर रहा है? एज, फॉर, इन, या ऑफ? इसका आंसर होगा ऑफ लर्निंग, क्योंकि वो भ्रमण के बाद क्वेश्चन पुटअप कर रहा है और ये जांच करने की कोशिश कर रहा है कि कितना समझ में आया या नहीं, उनकी उपलब्धि क्या हुई। तो आंसर क्या होगा? ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। यहां से क्वेश्चन आ जाता है, कई बार क्वेश्चन देखो यहां से जरूर आएगा भाई आपका आरटीई एक्ट 2009, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। और एक क्वेश्चन एनसीएफ वाला भी क्वेश्चन आएगा, एनसीएफ 2005। टाइप्स ऑफ एजुकेशन, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। लेवल्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग। और कहां से क्वेश्चन आएगा भाई? अधिगम, लर्निंग चैप्टर से जरूर क्वेश्चन आएगा भाई, लर्निंग चैप्टर से, जिसमें आता है ना इवान पेवलोव की थ्योरी, थॉर्नडाइक की थ्योरी, स्किनर की थ्योरी, ठीक है, इनसाइट थ्योरी। टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है भाई, इंक्लूसिव एजुकेशन से जरूर आएगा, लर्निंग डिसेबिलिटी से जरूर आएगा, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, इन सब से जरूर आएगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन, एक या दो तो आएंगे ही आएंगे, चाहे हिंदी पेडागोजी में आए चाहे इंग्लिश पेडागोजी में आए, जरूर आएगा। चैप्टर आएगा भाई बुद्धि, बुद्धि, इंटेलिजेंस, यहां से भी क्वेश्चन जरूर आएगा। एक क्वेश्चन भाई मोटिवेशन, अभिप्रेरणा से भी आएगा, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन एग्जाम्पल से। फिर आएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास से भी क्वेश्चन आएगा। भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन जरूर आएगा, यहाँ इसकी 2 थ्योरीज हैं वहां से। फिर और क्वेश्चन आपका आता है भाई क्रिएटिविटी से क्वेश्चन जरूर आएगा, सृजनात्मकता,
ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग एड्स, इनसे जरूर क्वेश्चन आएंगे भाई, ये जरूर कर लेना, ठीक है। एनसीएफ हम कर लेंगे, एनसीएफ 2005। आई थिंक आज टाइम कंप्लीट हो गया है, टाइम काफी हो गया है भाई। क्वेश्चन जरूर आते हैं इनसे, क्वेश्चन घुमा फिरा के पैडा